गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। ये वीडियो 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लास्ट के लेक्चर पर हमने आपसे बीटा 6 के बारे में डिस्कस कर लिया था। अच्छी तरीके से हमने बीटा 6 को आपको समझा दिया था। आज जो हम बता रहे हैं वो आपको गामा 6 समझा रहे हैं। तो आइए देखते हैं गामा 6। गामा कण क्या होते हैं? देखिए, गामा कण उच्च ऊर्जा के फोटोन होते हैं। गामा कण जो है वो उच्च ऊर्जा के फोटोन है, यानी ऐसे फोटोन जिनकी ऊर्जा, ये फोटोन ही होते हैं गामा कण, लेकिन ये ऐसे वैसे फोटोन नहीं है। ये ऐसे फोटोन है जिनकी ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि की होती है। तो ऐसे कण आपके कहलाते हैं गामा कण। तो सीधी सी बात है, गामा कणों पर ना तो कोई आवेश होगा ना ही कोई द्रव्यमान होगा। तो आवेश रहित द्रव्यमान रहित कण है, बस केवल और केवल ऊर्जा है जो किस ऑर्डर की है, किस कोटि की है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि की है। ठीक है। अगर किसी नाभिक से गामा 6 होगा, अगर किसी नाभिक से गामा कण निकलेगा तो उसकी द्रव्यमान संख्या में और प्रोटॉन संख्या में कोई कमी नहीं होगी। देखिए, जिस तरह से परमाणु में ऊर्जा स्तर होते हैं, परमाणु में ऊर्जा स्तर मतलब निम्न ऊर्जा स्तर और उच्च ऊर्जा स्तर। जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है कोई नाभिक, तो दोनों ऊर्जाओं के अंतर के बराबर का फोटोन उत्सर्जित करता है। ठीक उसी प्रकार नाभिक में भी ऊर्जा स्तर होते हैं। नाभिक में भी जब कोई न्यूक्लियन यानी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, तो दोनों ऊर्जाओं के अंतर के बराबर का फोटोन उत्सर्जित करता है। फर्क सिर्फ इतना रह जाता है कि परमाणु ने जो फोटोन दिया होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का होता है, और नाभिक जो फोटोन देने वाला होता है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का होता है। ठीक है। नाभिक जो फोटोन देगा वो MeV के ऑर्डर का होगा, यानी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और परमाणु जो फोटोन देगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होगा। बस यही एक मेन फर्क है। जैसे कोई नाभिक है ZXC, इस पर ऊपर स्टार लग रहा है, अगर ये खाली गामा कण देता है तो ये रिएक्शन होती है। वैसे मैं आपको बता दूं, खाली गामा रिएक्शन में ये नहीं होता है। गामा रिएक्शन में गामा कण कब निकलते हैं? जब अल्फा और बीटा डिके होता है ना, अल्फा 6 और बीटा 6, तो अल्फा 6 के फलस्वरूप जो ऊर्जा मुक्त होती है या बीटा 6 के फलस्वरूप जो ऊर्जा मुक्त होती है वो ही आपके गामा कण। एक रिएक्शन देखिए, जैसे 12Mg27, अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो नीचे हो जाएगा 13 एल्यूमिनियम 27। मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और इसके साथ एक एंटी न्यूट्रिनो भी निकलता है, प्लस एनर्जी जो ऊर्जा है वो गामा कण ही है। इसमें जो ऊर्जा मिलेगी वो आपको क्या मिलेगी? गामा कण ही मिलेगी। ये जो क्यू मिल रही है ना आपको, ये गामा कण है। इसका एक डायग्राम बुक में दे रखा है, देखिए। इसका एक डायग्राम मैं आपसे कह रहा था, देखिए एक बार। देखिए, जैसे 12Mg27 है, इससे बीटा माइनस कण निकला, ये देखो 1.015 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, (0.834 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये तुम्हारी ग्राउंड स्टेट है। मतलब अगर यहां से यहां आएगा तो दोनों ऊर्जाओं के अंतर के बराबर का गामा कण देगा। यहां से यहां आएगा तो दोनों ऊर्जाओं के अंतर के बराबर का गामा कण देगा, और इधर से इधर गया। ये ऊर्जा स्तर बनाए गए हैं किसके लिए? मैग्नीशियम के लिए। तो अगर मैग्नीशियम का नाभिक एल्यूमिनियम के नाभिक में रूपांतरित होगा तो 0.0834 से 1.013 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के गामा कण उत्सर्जित करेगा। जनरल एस्पेक्ट है, कोई खास ऐसी बात इसमें
है। देख लीजिए एक बार। चलिए आगे चलते हैं। अब जो है आप लोगों की जो अभिक्रिया है वो है, हेडिंग डालेंगे हम पर लोग, नाभिकीय अभिक्रिया। नाभिकीय वैसे तो ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा मतलब आपको नाभिकीय ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है। नाभिकीय अभिक्रियाओं के फलस्वरूप मुक्त होने वाली ऊर्जा आपकी क्या कहलाएगी, नाभिकीय ऊर्जा। और नाभिकीय अभिक्रिया दो प्रकार की है, कौन कौन सी, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। तो पहले हम आपको नाभिकीय विखंडन समझाते हैं। नाभिकीय विखंडन, कोई भारी नाभिक जिसका द्रव्यमान बहुत अधिक है ना, कोई भारी नाभिक जिसका द्रव्यमान बहुत अधिक है, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूटता है। इस प्रक्रिया को ही हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। देखिए कोई अगर हैवी न्यूक्लियस है, उसे स्थायित्व चाहिए और स्थायित्व चाहने के लिए उसे दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूटना पड़ेगा, उसी को अपन नाभिकीय विखंडन कहते हैं। स्थायित्व क्यों चाहिए, आपने ग्राफ पढ़ा था प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या के मध्यवर्ती, वहां आपको समझाया गया था क्या कि ऐसे न्यूक्लियस जिनके द्रव्यमान 30 से 170 के मध्य आते हैं वो अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। वही काम यहाँ करना है। यहाँ से जो नाभिक निकलेगा उसका द्रव्यमान जो मुक्त होने वाला नाभिक है उसका द्रव्यमान 30 से 170 के बीच में होना चाहिए। तो जैसे कोई नाभिक है, देखिए जैसे इसमें एक रिएक्शन है 92 यूरेनियम 235। जब इस पर हम लोग मंद गति वाले तापीय ऊर्जा के न्यूट्रॉनों की बौछार करते हैं, यूरेनियम 235 के नाभिक पर जब मंद गति वाले तापीय ऊर्जा के न्यूट्रॉनों की बौछार करते हैं तो सबसे पहले इसको एब्जॉर्ब करता है और बनता है 92 यूरेनियम 236, 92 यूरेनियम 236, जो कि आपका एक अस्थायी नाभिक है। कैसा नाभिक है, अस्थायी, ठीक है। और स्थायित्व प्राप्त करने के लिए ये दो ऐसे नाभिकों में टूटता है जिनकी द्रव्यमान संख्या 30 से 170 के बीच में है। जैसे कि एक आता है 56 Ba 144 और एक आपका आएगा 36 Kr 89 प्लस 3 न्यूट्रॉन भी रिलीज होते हैं, साथ के साथ ऊर्जा भी निकलती है। रिएक्शन देख लो आप, 56 और 36 बैलेंसिंग देख लो, 56 और 36 बिन में 144 और 89, 233 और 3 236 और 236 ये अभिक्रिया संतुलित है। इसका एक प्रोजेक्शन भी बनाते हैं, कभी कभार ये रिएक्शन भी लिख देते हैं हम लोग 56 Ba 141 और 36 Kr 92 प्लस 30N1 प्लस एनर्जी। जैसे 0N1 है, न्यूट्रॉन है, इसकी बम्बार्ड कराते हैं किसके ऊपर, 92 यूरेनियम 235 पर, और बनता है एक आपका क्या 56 Ba 144 और एक बनेगा आपका क्या 36 Kr 89 और साथ के साथ निकलेंगे 3 न्यूट्रॉन। ऐसा भी हम इसके लिए डायग्राम बनाते हैं, दोबारा समझ लीजिएगा एक बार। यूरेनियम 235 के नाभिक पर मंद गति वाले तापीय ऊर्जा के न्यूट्रॉनों की बौछार कराई जाती है तो न्यूट्रॉनों को वो अवशोषित करता है और अस्थायी नाभिक 236 में रूपांतरित होता है। और स्थायित्व प्राप्त करने के लिए ये नाभिक दो ऐसे नाभिकों में टूटता है जिनकी द्रव्यमान संख्या 30 से 170 के मध्य आती है, 144 और 189 बेरियम और क्रिप्टॉन। एक बात और, नाभिकीय अभिक्रिया ये नहीं है 20 से भी अधिक है, मतलब अभिकारक नाभिक तो यही होगा लेकिन उत्पाद जो है वो 20 से भी ज्यादा बनते हैं। लेकिन जो मेन रिएक्शन है जो आपको याद रखनी है वो ये है
इसके अलावा नाभिकीय अभिक्रिया और भी हैं, मैं बताने वाला हूं और अभिक्रियाओं को भी, पर मेन जो है आपको जो याद होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, यही मेन है। क्लियर है? एक बार देख लो इसको आप। आइए चलते हैं आगे। मैंने आपसे कहा था नाभिकीय अभिक्रिया और भी है, इनको आप देखिए, डायरेक्टली देख लीजिए। मतलब अगर हम आपसे कह दें कि खाली बेरियम और क्रिप्टॉन ही बनेगा तो ऐसा नहीं है। एक अभिक्रिया में 54 Xe जिनोन और 140 और एक 38 Sr 94 प्लस 20N1, एक और है 87 La 148 और एक है 35 Br 85 और फिर 30N1 और एक और है 56 Ba 144 36 Kr 90 प्लस 20N1। तो ये सब रिएक्शन भी है। अभिकारक नाभिक यही रहेगा, उत्पाद ही हो जाएंगे। याद करनी है? बिल्कुल नहीं करनी, केवल देखना है कि बैलेंसिंग है कि नहीं है। समझ रहे? केवल बैलेंसिंग चेक करनी है। दूसरी बात, प्रत्येक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो ऊर्जा निकलती है इसमें वो लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है। नाभिक अभिक्रियाओं से जो आपको ऊर्जा प्राप्त होने वाली है वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगी लगभग। ठीक है? तो एक और छोटा सा टॉपिक है, वो और देखिए। बस अब थोड़ा सा ही है चैप्टर, ज्यादा नहीं है, 2 या 3 लेक्चर में आपका खत्म हो जाएगा। द्रव्य बूंद मॉडल के आधार पर, द्रव्य बूंद मॉडल के आधार पर नाभिकीय विखंडन, मतलब आपको नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया समझानी है लेकिन लिक्विड ड्रॉप मॉडल पर। जिस तरह से और मॉडल्स होते हैं उसी तरीके से ये मॉडल है। तो बताते हैं आपको। देखिए जैसे ये यूरेनियम का नाभिक है 92 यूरेनियम 235, इस पर हम लोग न्यूट्रॉन की बौछार करते हैं। तो सबसे पहले यूरेनियम के नाभिक द्वारा न्यूट्रॉन का अवशोषण होता है। समझ गए? जैसे ही हम यूरेनियम के नाभिक पर न्यूट्रॉन की बौछार करते हैं तो सबसे पहले वो उसको अवशोषित करता है। फिर आप जानते हैं इसकी जगह तो इसमें है नहीं है, फिर इसमें क्या होता है, तीव्र कंपन प्रारंभ हो जाते हैं। अवशोषण के पश्चात भाई न्यूट्रॉन की जगह है नहीं, जबरदस्ती न्यूट्रॉन को अवशोषित करा रहा है। तो अवशोषण के पश्चात तीव्र कंपन होते हैं, बहुत तेज से कंपन करता है, वाइब्रेट करता है। उसके बाद इस तरह की आकृति बना देता है, क्योंकि दोनों धनावेश है। इस तरह की आकृति को बोलते हैं डंबल आकृति। आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं इसको। डंबल आकृति बनाता है। कैसे बनाता है? प्रतिकर्षण के कारण, क्योंकि दोनों पर धनावेश है तो डंबल आकृति बना देता है। फिर ये दोनों ही आकृति अपने आप में क्या हो जाती हैं, पृथक हो जाती है। ये बनाने की जरूरत नहीं है।
नाभिक फिर टूट जाता है आपका, नाभिकों का टूटना। और लास्ट में ये नाभिक यथासंभव अपनी दिशाओं में गति करते हैं। तो ये क्या है, उत्पाद नाभिक की गति, उत्पाद नाभिक मर्जी से कहीं घूम लेते हैं। तो ये सिस्टम है आपका, ठीक है। तो ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल था, ये द्रव्य बूंद मॉडल के आधार पर नाभिक के विखंडन को समझाया गया। तो इसके बाद अब जो अगला टॉपिक रहेगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, श्रृंखला अभिक्रिया। तो यहां तक आज आप करिए, और मुश्किल से 3 या 4 लेक्चर का चैप्टर रह गया है, खत्म होने वाला है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।